हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। आज एक पेशेंट की ये सीबीसी रिपोर्ट है जिसको हम एक एक वैल्यू एक्सप्लेन करके देखते हैं। जब ये बढ़ जाता है, जब ये घट जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन और आरबीसी को देखते हैं। हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल? 5 to 6 होता है। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग नॉर्मल रेंज दिया होता है। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग ब्लैब वाले अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग रेंज नॉर्मल देते हैं। हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल? 13 से 17 होता है। 13 से 17 नॉर्मल होता है। पेशेंट कितनी कितनी है? ये 14.6 है, मतलब नॉर्मल है। आरबीसी कितना है? आरबीसी कितना है? 5.6, 5.87 आया हुआ है, तो ये भी एक क्या है, नॉर्मल रेंज ही है। तो हम एक एक डिफरेंस देख, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कितना है, न्यूट्रोपिल्स कितना होता है, लिम्फोसाइट कितना, स्नोफिल, मोनोपिल्स कितनी, मोनोसाइट्स कितनी होती है, एमसीवी कितनी होती है, एमसीएच कितना होता है, एमसीएचएस का मतलब क्या होता है, पीसीएचएस का देखेंगे कि अगर किसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, और कौन सी मेडिसिन लेना है, मैं एक्सप्लेन करके एक इमेज बेस पे देखते हैं। बारे में बात करते हैं, सीबीसी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है, उसमें एक पेशेंट की रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया, उसमें हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में, क्योंकि ये दोनों एक ही है और एक ही जगह से मिलते हैं और एक ही जगह से बनते हैं। ये दोनों डिफरेंस नहीं है, सेम एक ही है। हीमोग्लोबिन पेशेंट कितना होता है मैंने बता दिया, 13 से 17 mg/dl होता है। और आरबीसी कितना होता है? 4.5 to 5.4 मिलियंस पर क्यूब्स होते हैं। 4 मिलियंस का पर क्यूब्स होते हैं। हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन जो होता है प्रेजेंट होता है सरफेस ऑन आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर पाया जाता है। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया जो होता है व्हेन इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन की लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तब उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया जब हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, किसकी रिस्क ज़्यादा होता है? हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर, क्लोट बनना स्टार्ट हो जाता है और हार्ट अटैक आने का रिस्क होता है, खतरा होता है। आगे चल के हम देखेंगे, अभी हम इतना ही देखते हैं। पॉलीसाइथीमिया कब इंक्रीज होता है, कब बढ़ता है? पॉलीसाइथीमिया जब हम एक्सेस अमाउंट में, जब हम बहुत एक्सेस अमाउंट में टेक लेते हैं, आयरन सप्लीमेंट, रेड मीट, पालक वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, लेते हैं, तब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। और जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा डिक्रीज होती है तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम एनीमिया कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया, डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, आरबीसी का लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया को एनीमिया कहते हैं। अब हम पहले हम अब पॉलीसाइथीमिया के बारे में बात करते हैं। पॉलीसाइथीमिया के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इन कंडीशन इंक्रीज रिस्क क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर इसका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन बॉडी, हमारे बॉडी में। और इंक्रीज हो जाता है चांस ऑफ हार्ट अटैक का, हार्ट अटैक का क्या होता है? चांस बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। जब हमारे बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर बढ़ गए, हमारे जो ब्लड, तो मान लीजिए ब्लड वेन है, इसमें क्लोटिंग फैक्टर, ये क्लोटिंग फैक्टर है, ये हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट होता है, हार्ट का चैम्बर्स होता है, इसमें ब्लड चला गया, क्लोटिंग बन बन के चला गया और किसी भी वेन में, किसी भी आर्टरी में ये क्या हो गया? फंस गया। तो उस कंडीशन में हमारे हार्ट हार्ट अटैक आने का चांस होता है, खतरा बढ़ जाता है। अब पॉलीसाइथीमिया कॉज हो गया है, हमें पॉलीसाइथीमिया हो गया है, हमें पता है कि हम पॉलीसाइथीमिया में ब्लड क्लोटिंग होता है, तो ब्लड को पतला करने के लिए, खून को पतला करने के लिए हमें कुछ तो मेडिसिन देनी पड़ेगी, नहीं तो पेशेंट तो नॉर्मल रहेगा, पेशेंट को तो हर कंडीशन में भी खतरा रहेगा, पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। इस कंडीशन में हम पेशेंट को एस्प्रिन नामक टैबलेट देते हैं जो 75 mg का आता है। 75 mg का एक एस्प्रिन आता है जो हमें पेशेंट को रात में प्रोवाइड करते हैं। 75 mg दिन एक ही बार, 24 घंटे में एक ही बार देते हैं, जो खून को पतला करने में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। इमेज बेस ये होता है इको स्प्रिन का टैबलेट। इको स्प्रिन का टैबलेट होता है जो मार्केट में जो होता है इस इको स्प्रिन के नाम से फेमस है, इको स्प्रिन के नाम से फेमस है। एचएस में रात में पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। 75 mg का होता है, 75 mg का होता है इसमें। इको स्प्रिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट नाम से मार्केट में अवेलेबल इजिली आपको मिल जाएगा। देन हम आगे देखते हैं रिड्यूस्ड आयरन सप्लीमेंट। इसमें अगर पॉलीसाइथीमिया हो तो आयरन सप्लीमेंट को क्या करना है? रिड्यूस करना है। आयरन रिच फूड को रिड्यूस करना है, नहीं खाना है, नहीं लेना है।
जैसे पालक आपको नहीं लेना है, आयरन्स नहीं लेना है, आयरन वगैरह नहीं लेना है, पालक नहीं खाना है और अनार वगैरह क्या करना है, रिड्यूस करना है, हमें क्या अवॉइड करना है। अब आते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? रिड्यूस लेवल ऑफ, क्या होता है? रिड्यूस लेवल ऑफ आरबीएस एंड हीमोग्लोबिन का लेवल जब हमारे बॉडी में कम हो जाता है उस कंडीशन को अनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। अगर आपको अनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड में नॉर्मल वैल्यू कितना बताया था? नॉर्मल वैल्यू कितना बताया था? ब्लड का नॉर्मल वैल्यू हमने आपको कितना बताया था? 13 to 70 होता है। जब 13 से कम हो जाएगा, 13 से कम हो जाएगा उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। तो हमें क्या देना है पेशेंट को? आयरन सप्लीमेंट देना है, आयरन की टेबलेट देना है, विटामिन B12 देना है, फोलिक एसिड देना है और फॉरेंस रेड सिरप आता है जो इसमें आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, इसमें सब सारा ये सारे सॉल्ट एक साथ ही मिक्स होके आते हैं। हमें ये सारा अगर टैबलेट फॉर्म में हम ले रहे हैं तो आयरन जो होता है, आयरन हमें BD लेना है, दिन में 2 बार हम ले सकते हैं। और विटामिन B12 की टैबलेट हमें एक ही बार में दिन में खानी है। ये एक स्ट्रिप में 30 आती है, जो 30 दिन आप खा सकते हैं। फोलिक एसिड आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सिरप जो होता है दिन में 2 बार ले सकते हैं। सारा हम इमेज बेस पे, आप इसमें आयरन भी है, इसमें आयरन भी है, फोलिक एसिड भी है, ये आप ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं इसको। और दूसरा ये आता, ये एक न्यूरोबियन फोलिक एसिड जो होती है, फोलिक एसिड की टैबलेट है आपकी, फोलिक एसिड 30, ये 5 mg की आती है, 5 mg की आती है, इसमें 10 होता है। इसमें क्या होता है? 30 पूरे 30 टैबलेट आते हैं। कितने? 30 टैबलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, आपको पूरे 1 महीने का होता है। ये आपका आता है फेरो। ये जो सिरप होता है इसमें देखिए आयरन भी प्रेजेंट है, फोलिक एसिड प्रेजेंट है, विटामिन B12 प्रेजेंट है, प्लस जिंक भी प्रेजेंट है। बहुत अच्छी सिरप होती है ये। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पीसीवी के बारे में। पीसीवी मैंने आपको पीछे दिखा दिया था, जो पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट में था। अगर आपको देखना है तो मैं भी वो भी दिखा दूंगी। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वैल्यूम। इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में होता है? ये 40 से 50 से 50% होती है नॉर्मल। इसका 40 से 50% होती है। अभी पहले होता क्या है ये हम आगे देखते हैं। इट इज अ टेस्ट इन विच फाइंड द परसेंटेज ऑफ आरबीसी। इस ये क्या करता है? ये फाइंड आउट करता है आरबीसी के परसेंटेज को, कि आरबीसी कितने परसेंट है ब्लड में। डिक्रीज लेवल ऑफ पीसीवी, अगर आप इसका पीसीवी का वैल्यू जो होता है कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो उस वक्त क्या होता है? एनीमिया कॉज करता है। एनीमिया कॉज करता है तो एनीमिया में क्या करना है हमें? जो जो एनीमिया में हम ये भी दे बताए हैं कि आपको ये चीज़ लेनी है, तो सेम यही चीज़ आपको लेना है, कंज्यूम करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका पीसीवी का लेवल इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया, पीसीवी का लेवल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तब उस वक्त क्या हो सकता है? इसका एक लेवल नहीं हो सकता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो गई है, आपका बॉडी कहीं जल वल गया है, पानी कम पी रहे हैं, यूरिन कम पास आउट हो रहा है, इसकी वजह से भी आपको पीसीवी की मात्रा इंक्रीज हो सकती है। आप पेशेंट से पूछ सकते हैं दिन में कितना पानी पीते हैं, कितनी बार यूरिन जा रहे हैं, या फिर कहीं जल वल गए हैं पानी। जब हम जल जाते हैं तो हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी का क्या होता है? डिफिसिट हो जाती है, कमी हो जाती है, निकल जाता है हमारी बॉडी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एमसीवी के बारे में। एमसीवी क्या है? एमसीवी क्या है? एमसीवी क्या है? मीन्स कॉप्सुलर वैल्यूम। कॉप्सुलर वैल्यूम होता है जिसका नॉर्मल रेंज होता है 86 to 101 ml। इसका FL इसका रेंज होता है, इसका नॉर्मल रेंज इतना होता है। अब हम इसको बात करते हैं, ये होता क्या है, ये क्या करता है? ये होता आरबीसी जो होती है, आरबीसी के वैल्यूम को क्या करता है? आरबीसी के वैल्यूम के पैरामीटर को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। इस पैरामीटर में आरबीसी के आकार को कितनी बड़ी अमाउंट में है इसके, इसको क्या करता है? एमसीबी के द्वारा पता लगाया जाता है। अब अगर इसकी मात्रा इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो क्या होता है? माइक्रोसाइट एमसीवी की मात्रा जब हमारे बॉडी में ब्लड में इंक्रीज में बढ़ा हुआ आता है, तब क्या होता है? उस वक्त लेवल ऑफ इंक्रीज एमसीवी की मात्रा के साथ एमसी वो भी बढ़ जाएगी, प्लस आरबीसी भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। उस कंडीशन में माइक्रोसाइट एनीमिया हो जाता है, माइक्रोसाइट अनीमिया कॉज हो जाता है। और मेनली क्या होता है इसमें? मेनली क्या होता है? इट इज़ मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी। आप क्या होता है? मेनली विटामिन B12 की डिफिशियंसी और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं आरबीसी की जो वॉल्यूम होता है उसके आकार में हम क्या देखते हैं? वृद्धि देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है? बढ़ जाती है। और इसका ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं? ट्रीटमेंट में हमें क्या देखना चाहिए? हम तो पहले तो जो हम ये बता रहे हैं मेनली डिफिशियंसी किस चीज़ की हो रही है? डिफिशियंसी किस चीज़ की हो रही है? डिफिशियंसी किस चीज़ की हो रही है? विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की हो रही है, तो वही प्रोवाइड कर दो पेशेंट को, दे दो, आप आराम से नॉर्मल हो जाएगा। अब देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये MCH और MCHC। ये जो होता है मेन कैप्सूल्स, हीमोग्लोबिन मेन कैप्स
कैप्सुकुलर्स हीमोग्लोबिन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्ट्रक्शन इसका मेन मतलब है, अगर इन दोनों का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो पोलिसाइथीमिया हो रही है बॉडी में, पोलिसाइथीमिया हो रही है, पोलिसाइथीमिया अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है ब्लड में, क्लोटिंग फैक्टर हो रहा है, क्लोटिंग फैक्टर होता है हार्ट का रिस्क कम हो, हार्ट अटैक आने का रिस्क क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अटैक आने का रिस्क क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, बढ़ जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या देना है, आपको बताया था हमने, इको स्प्रिन देना है, इको स्प्रिन 75 mg का देना है, 75 mg का देना है, इको स्प्रिन 75 mg का देना है। अगर इन दोनों का वैल्यू लेवल जो होता है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, एनीमिया हो रहा है बॉडी में, क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। एनीमिया की कंडीशन में हमने आपको बताया था क्या क्या लेना है, जो जो हमें पॉलीसाइथेमिया में अवॉइड करना वही हमें एनीमिया की कंडीशन में कंज्यूम करना है, लेना है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट का नॉर्मल रेंज कितना है, 4,000 से लेके 11,000 क्यूम पर एमएम होता है। साइट का मतलब, साइटोसिस का मतलब होता है हमारे बॉडी में कोई चीज़ का बढ़ जाना, अपीनिया का मतलब है हमारे बॉडी में किसी चीज़ का कम हो जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना, साइटोसिस का मतलब है किसी चीज़ का बढ़ जाना हमारे बॉडी में। अब क्या है, इट इज अ प्रोटेक्शन पावर ऑफ बॉडी विच प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एक बॉडी गार्ड का काम करता है, एक बॉडी गार्ड का काम करता है, हमारी बॉडी एक बॉडी गार्ड का काम करता है। कोई भी जब बाहरी जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे हमारे शरीर के अंदर इंटर करती है तो उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारे शरीर में, शरीर की सूक्ष्मात्मक इकाई जो कि किसी भी संक्रमण से हमें बचाता है, हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर डब्ल्यूसीसी की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उस वक्त क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस अभी मैंने बताया आपको, साइटोसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ जाना है, किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना है, तो ल्यूको का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कि मेनली कब होता है, जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जब हमारे मेनली कब होता है, जब हमारे बॉडी में कोई चीज़ का किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तब ये मेनली बढ़ जाता है। अभी फिर हम देखते हैं कि डिक्रीज लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तब हम क्या कहते हैं, ल्यूको का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, और पिनिया का मतलब हो जाता है कम हो जाना। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उस कंडीशन में लिकोपिनिया कहते हैं। इट इज नोन, जब कब होता है, ड्यू टू, जब पेशेंट को कोई प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का सीवियर इन्फेक्शन हो, या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर हो, बोन मैरो डिसऑर्डर हो, या बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो गया है, इस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी की मात्रा डाउन हो जाती है पेशेंट को। दूसरी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर मान लीजिए पेशेंट का, अभी हमने आपको डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज कितना बताया, नॉर्मल रेंज कितना बताया, 4,000 से लेके कितना होता है बेटा, 11,000 तक, 11,000 तक होता है नॉर्मल रेंज। अब पेशेंट का मान लीजिए डब्ल्यूबीसी बढ़कर 12,000 हो गया, 12,000 हो गया, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या देंगे, अमोक्सिसिलिन देंगे, अमोक्सिसिलिन देंगे 625 mg का, सुबह शाम देंगे, सुबह शाम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप दे रहे हो तो उसके साथ हमेशा पेशेंट को हमें गैस की टैबलेट होता है जो 625 mg का है, सुबह शाम प्रोवाइड करना है पेशेंट को, सुबह शाम पेशेंट को प्रोवाइड करना है, देना है। हर गैस की टैबलेट के, हर एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ आपको पेंटाप्राजोल का टैबलेट देना है, पेंटाप्राजोल, पेंटाप्रोजोल टैबलेट 40 mg का होता है, आपको सुबह शाम दे दीजिए, सुबह शाम दे दीजिए, 6 6 बजे, मतलब आप सुबह शाम कोई भी ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट दे दीजिए, एम्पटी स्टमक दीजिए, एम्पटी स्टमक दे दीजिए बिफोर ब्रेकफास्ट, कुछ खाए, खाना खाने से या फिर बिफोर ब्रेकफास्ट देने से पहले खाली पेट पेंटोप्राजोल का टैबलेट एक दे दीजिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट कराने के बाद आप एंटीबायोटिक का टैबलेट दे सकते हैं, ताकि पेशेंट को इजीली डाइजेस्ट हो सके और गैस की प्रॉब्लम ना हो, गैस ना बने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप डब्ल्यूबीसी की मात्रा 13,000 हो गई, 13,000 हो गई, अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा पेशेंट की बढ़ के 13,000 हो गई है, 13,000 हो गया, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सिफ्रोडॉक्सिन पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, एंटीबायोटिक सिफ्रोडॉक्सिन, सिफ्रोक्सिन देते हैं 500 mg का, 500 mg का सिफ्रोक्सिन देते हैं, बीडी देते हैं, सुबह शाम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले पेशेंट को हम गैस की टेबलेट जरूर प्रोवाइड करते हैं। सिफ्रोडॉक्सिन को भी हम आपको दिखा देते हैं। और अगर मान लीजिए मोर देन
13,000, 13,000 से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 13,000, मोर देन 13,000 से एबव हो रहा है, तब हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? पिप्रासिलिन एंड टाइजोबैक्टम इंजेक्शन, ये टैबलेट फॉर्म में नहीं आता, ये टैबलेट फॉर्म में हम नहीं, इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं हम इसे। ये 4,500 4,500 होता है, 4,500 mg आता है इसमें। क्या करते हैं, 100 ml में डाइल्यूट करके स्लोली पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले हम पेंटाप्राजोल की 40 mg का टैबलेट पेशेंट को ज़रूर दे के, ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके, पेशेंट को गैस ना बनाए। दोनों इंजेक्शन हम दोनों टैबलेट आपको हम इमेज बेस पे बता देते हैं एक बार। सिप्रोक्सिन जो होता है, ये सिप्रोक्सिन जब WBC की मात्रा इंक्रीज होती है, 13,000 तक पहुंच जाती है, तब हम 500 mg देते हैं। कितना? 500 mg BD देते हैं, सुबह शाम देते हैं, पेंटाप्राजोल टैबलेट के साथ में, पेंटाप्राजोल टैबलेट के साथ में देते हैं, सुबह शाम देते हैं। देन हम उसके बाद देते हैं, अगर ये पेंटाप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस एंड डोमपेरिडोल टैबलेट आता है, जो DSR के नाम से भी फेमस है, बहुत इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पे इजीली आपको अवेलेबल मिल सकती है। ये आता है पिप्रासिलिन एंड टाइजोवैक्टम। पिप्रासिलिन एंड टाइजोवैक्टम आता है 4.5 ग्राम का आता है, हमेशा आपको 100 ml, हमेशा आपको 100 ml NS में देना है, स्लो देना है हमेशा, क्योंकि इसको पेशेंट को आने से वेन बहुत हार्ड पेन हो सकता है, वेन थिकी हो सकती है, बहुत थिक होता है, ये स्लोली आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। देन न्यूट्रोपिल्स आता है। न्यूट्रोपिल्स जो होता है, एक WBC का टाइप, एक प्रकार का WBC का टाइप होता है, जो स्पेसिफिक सेल्स मीन्स वर्क इन नॉट ओनली फॉर इन्फेक्शन। इसका मतलब स्पेसिफिक नहीं करता है कि इन्फेक्शन हो है तभी होता है ये। इसका मेन मतलब एक्सप्लेन करके बताते हैं बेटा। जब भी ये न्यूट्रोफिल्स की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, तो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया इसे कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। इसका लेवल तब इंक्रीज होता है जब किसी प्रकार से बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, किसी प्रकार से बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हुआ है, तब जाके ये कॉज होता है, तब जाके ये कॉज होता है। और न्यूट्रोपीलिया का मतलब क्या होता है? न्यूट्रोपीनिया का क्या मतलब होता है? न्यूट्रोपीलिया का मतलब होता है डिक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स विच ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शन, कैंसर, सम अदर इन्फेक्शन। अगर पेशेंट के अंदर जो होता है ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, अगर कुछ और कैंसर हुआ है, या फिर अदर इन्फेक्शन हुआ, तब जाके न्यूट्रोपीनिया होता है, न्यूट्रोफिल्स की मात्रा में कमी आती है। मान लीजिए आपने टेस्ट करा लिए, मान लीजिए टेस्ट आपने ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करा दिया है, पेशेंट के ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उस कंडीशन में पेशेंट को रिफाम्पिसिन आइसोजिनामाइड का बोथ एक साथ ही ये टैबलेट आता है, रिफाम्पिसिन और आइसोजिनामाइड का टैबलेट हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। नेक्स्ट हम टाइप बात करते हैं WBC का, लिम्फोसाइट का नॉर्मल रेंज जो होता है 20 से 40% होता है, नॉर्मल लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट अब क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है, टाइप ऑफ WBC होता है, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज होता है इन सम कंडीशन, कुछ कंडीशन में डिक्रीज होती है, कुछ कंडीशन में इंक्रीज होती है। क्यों होती है हम उसको आगे देखते हैं, क्यों होती है हम उसको आगे देखते हैं। लिम्फोस लिम्फोसाइट जब इंक्रीज होती है, लिम्फोसाइट जब क्या होती है, इंक्रीज होती है, लिम्फोसाइट जब इंक्रीज होती है, इस कंडीशन में लिम्फोसाइट में बी इंक्रीज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन एंड मे बी अदर कैंसर की वजह से। अगर बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन हो गया है, या फिर पेशेंट को कोई कैंसर हो गया है, इसकी वजह से कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, उसकी वजह से लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट की मात्रा इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, फिर इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। और लिम्फोसाइटोपिनिया पेशेंट का लिम्फोसाइट का जो वॉल्यूम है 20 से 40 होता है, उसका लेवल जो होता है 20 से कम हो रहा है, तो डिक्रीज लेवल ऑफ लिम्फोसाइट इन विच मेनली, अगर पेशेंट को टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड फीवर है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज हुआ है, सिफिलिस हुआ है, गोनोरिया है, हुआ है, HIV हुआ है, तब इस कंडीशन में लिम्फोसाइट की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर आप टेस्ट कराते हैं और आपका टाइफाइड का टेस्ट कराते हो, टाइफाइड का जो होता है, कमेंट करके बताइएगा टाइफाइड का टेस्ट किस नाम से कराई जाती है, टाइफाइड किस नाम से टेस्ट कराई जाती है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका टाइफाइड का टेस्ट जो होता है पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो कौन कौन सा टैबलेट हम देते हैं?
सिफोडॉक्सिन देते हैं विथ पेंटाप्रोजोल टैबलेट के साथ में। ये मोनोसिप के नाम से मार्केट में इजिली अवेलेबल है, इजिली मिल जाता है। 200 mg में आता है। सुबह शाम हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, सुबह शाम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ मोनोसेफ इंजेक्शन जो होता है 2 ग्राम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, या पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं विथ पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन के साथ। विथ पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन के साथ में हम इमेज बेस पे आपको बता देते हैं, एक बार दिखा देते हैं। ये सिफोडॉक्सिन है, 200 mg है। 200 mg में सुबह शाम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और जो मोनोसेफ है, मोनोसेफ का हम 2 mg पेशेंट को हम 100 ml में देते हैं। 100 ml एनएस के साथ देते हैं, स्लोली देते हैं। विथ पेंटाप्रोल इंजेक्शन के साथ में देते हैं, पेंटाप्रोल इंजेक्शन के साथ में देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नोपिल्स के बारे में। स्नोपिल्स जो नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0 to 6% ये नॉर्मल होता है। स्नोपिल्स जो होता है, स्नोपीलिया इज इंक्रीज कंडीशन। स्नोपिल्स दिस इज कंडीशन मिलरी एलर्जिक कंडीशन। स्नोपिल्स जो होते हैं तब ये स्नोपीलिया होती है, जब बढ़ता है, जब पेशेंट में कोई प्रकार का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तब जो स्नोपीलिया कॉज कर सकता है पेशेंट को। अब स्नोपीनिया स्नोपीनिया तब कब होता है, जब स्नोपिल्स की मात्रा क्या होती है, बॉडी में डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कब कब होती है, जब किसी प्रकार के ब्लड में इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर सबसे कॉज हो जाता है, उस कंडीशन में स्नोपीनिया हो जाता है। और इस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या देना है, स्नोपीनिया में क्या देना है, कोई एक फिनरामीन मिलेट्स नाम का इंजेक्शन आता है, जिसको हम एविल के नाम से जानते हैं। इसको पेशेंट को प्रोवाइड करता है। डिपेंड करता है पेशेंट को किस लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है, किस लेवल का एलर्जिक रिएक्शन हुआ, उस लेवल पे हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और स्नोपीनिया में हम क्या करते हैं, इसमें सेप्सिस होता है, ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें हम पेशेंट को हाई एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, मेरोपेनम प्रोवाइड करते हैं, आईवी देते हैं। अलग अलग डोज होता है, डिपेंड करता है पेशेंट को कितना इन्फेक्शन हुआ है, कितना ज़्यादा सेप्सिस हुआ है, उस कंडीशन में उतना हम डोज पेशेंट को डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, थ्रोम्बोपिनिया क्या होता है, इट इज क्या है, इट इज इट इज इंक्रीज कंडीशन प्लेटलेट विच मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर इन्फ्लामेशन हो गया, उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या कर थ्रोम्बोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपिनिया पेशेंट को हम कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, पेश इट इज डिक्रीज कंडीशन प्लेटलेट का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो गया है। तो मेनली ड्यू टू किस में होता है, इन्फेक्शन में, लाइक द डेंगू। पेशेंट को डेंगू हुआ है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट की मात्रा क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को क्या देते हैं, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट की मात्रा डाउन हो जाता है, क्योंकि डेंगू का जो बैक्टीरिया होता है उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है प्लेटलेट, इसलिए प्लेटलेट को क्या कर जाता है, वो डाइजेस्ट कर जाता है, खाना स्टार्ट कर देता है। इस कंडीशन में पेशेंट को हम केरीपिल टैबलेट या केरीपिल का नाम के सिरप प्रोवाइड करते हैं। हमको एक इमेज बेस पे एक बार देख के बता देते हैं। ये केरीपिल का ये टैबलेट है, जो पेशेंट बहुत अच्छा, ये केरीपिल का टैबलेट होता है जो बहुत अच्छी टैबलेट है, जो प्लेटलेट की मात्रा को क्या करती है, इंक्रीज करती है। पिल ये टैबलेट है, केरीपिल का टैबलेट होता है जो प्लेटलेट की मात्रा को बहुत अच्छा, ये प्लेटलेट को क्या करता है, तुरंत तो बढ़ा देता है। ये टीडीएस में देते हैं पेशेंट को, बीडी देते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। सिरप देख लीजिए, ये सिरप है, सिरप भी है, बहुत अच्छी सिरप है, मैंने इस सिरप को पिया है, बहुत अच्छी सिरप है। अगर पेशेंट को प्लेटलेट लेवल बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है तो ये पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। उससे ज़्यादा में अच्छा ये होता है कि आप पूरे भर पेट खाना खाइए, क्योंकि खाना तो खाया नहीं जाता, लेकिन ज़बरदस्ती पेशेंट को खाना खिलाना है। जितने फ्रूट्स आप खा सकते हैं, आप चावल आप चावल और जो स्पाइसी चीज़, तला भुना चीज़ें अवॉइड कीजिए। बाकी हर चीज़ खाइए, फटाफट आपका जल्दी से जल्दी आपका प्लेटलेट जो होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप भर पेट खाना खाइए, हर फ्रूट खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको चोट वगैरह ना लगे, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स में कम होता है, आपका ब्लीडिंग होने का खतरा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिले। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं इस वीडियो में डालती हूँ, ताकि सबसे पहले जिसको नहीं पता वो देख सके और इसका इफेक्ट उठा सके। ये अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिए, ताकि जिसको नहीं पता है वो इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।